73 का अगर आपके पास नोटिस आता है, मान लीजिए DRC 01 आ गया, तो आपको कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है ताकि आपको इंटरेस्ट पेनल्टी ना लगे? तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। 53rd GST काउंसिल मीटिंग में जो प्रेस रिलीज हुई थी, कल हुई थी मीटिंग, और कल ही प्रेस रिलीज हुआ। और उसमें 240 का असर इसलिए क्योंकि 16(4) अमेंड हो गया, और 73 में जो इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कुछ मेजर्स हैं जो ऐसा लग रहा है कि 240 के कारण शायद आए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस कर सकते हैं इसके बेसिस पे। और एक बात याद रखिएगा, हमने हमेशा आपको कहा कि अगर आप केस फाइट करते रहेंगे, पेंडिंग रहेगा केस, तो आपको फायदा जरूर होगा। तो क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि कुछ एमनेस्टी स्कीम आएगा या कुछ कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स आएंगे जिससे टैक्स पेयर को रिलीफ मिलेगा। तो ये प्रेस रिलीज रिकमेंडेशन ऑफ द 53rd GST काउंसिल मीटिंग, और इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ये तो समरी है। हम लोग डायरेक्ट डिटेल में आते हैं, तो इसको जो हमने येलो किया हुआ है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ये रेट्स ऑफ टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुआ वो हमारे काम का नहीं है फिलहाल। तो जब अगली बार इसका नोटिफिकेशन ये सब आएगा तब हम लोग डिटेल में कर भी लेंगे। लेकिन अब ये आते हैं रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू GST रेट्स ऑन सर्विसेज, ये एक देख लेते हैं। इसमें इंडियन रेलवेज, जब ये आया था हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था टिकट उकट एग्जाम है। टिकट उकट कोई एग्जामेशन नहीं है। तो आप एसी के टिकट के ऊपर आज भी टैक्सेबिलिटी है, कल भी थी। और नॉन एसी के ऊपर पहले भी एग्जाम था, आज भी एग्जाम है। लेकिन उन्होंने क्या क्या एग्जाम कर रहे हैं इंडियन रेलवे टू जनरल पब्लिक: सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स ऑफ वेटिंग रूम्स, क्लॉक रूम सर्विसेज एंड बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, इनको एग्जाम कर रहे हैं। फिर ये क्या है, इंट्रा रेलवे ट्रांजेक्शन्स। इंटर रेलवे ट्रांजेक्शन्स क्या है, जैसे आज डिस्टिंक्ट पर्सन में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, मान लीजिए स्टॉक ट्रांसफर होता है डिस्टिंक्ट पर्सन में, तो उस पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है, शेड्यूल 1 लग जाता है। लेकिन रेलवे अगर इंटर स्टॉक ट्रांसफर करता है या किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि रेलवे ऑलमोस्ट हर स्टेट में रजिस्टर्ड है। मुझे लगता है अंडमान को छोड़ दीजिए, लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के, तो वो वहां पर अगर आपस में इनकी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको वो एग्जेम्पशन दे रहे हैं। और और ये सारा का सारा बोल रहे हैं रेगुलराइज कर देंगे। और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर मान लीजिए कोई क्रिएट किया गया जो इंडियन रेलवेज को ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए भी बाय अलाउइंग इंडियन रेलवेज टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एंड ओन्ड बाय एसपी ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड मेंटेन वैसे वैसे, ये सबको एग्जाम्पशन दे रहे हैं ये। तो ये भी हम लोग रेलवे में कोई भी हमारा क्लाइंट है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक इंपॉर्टेंट है जहां पर। अब मुझे एक बात बताइए, होटल सर्विसेज एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल? एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल? टैक्सेबल था सर। टैक्सेबल है। इसमें कोई कंडीशन ही है क्या, 1,000 से ऊपर हुआ या नीचे, ऐसा कोई साढ़े सात हाँ हजार रुपये से ऊपर वाला है। नहीं नहीं नहीं, 7,500 ये के ऊपर तो 28% है। इसमें कोई एग्जामेशन है? वन अप टू 1,000 एग्जामेशन है या अप टू 999 हाँ एग्जामेशन, ऐसा है क्या? अच्छा, होटल सर्विसेज वो में तो खास बात नो है। नो नो सर, था सर था। हाँ, अब हट गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब होटल सर्विसेज हाँ में यस खास बात था, देखिए हट गया। कि अगर कोई एक होटल सर्विसेज में आप क्या है, एक दिन के लिए रहते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, उसके बाद चले जाएंगे। तो जो टेम्पोरी बेसिस पे रहने अलाउ करता है उसी को तो एग्जाम्पशन, उसी को टैक्सेबिलिटी कर रहे थे, उसी को होटल सर्विस कह रहे थे। लेकिन हॉस्टल में क्या कोई टेम्पोरी बेसिस पे रहता है या परमानेंट बेसिस पे रहता है? परमानेंट। परमानेंट बेसिस पे था। उन्होंने क्या किया, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कह दिया कि अगर हॉस्टल की फीस अप टू ₹20,000 पर मंथ है एंड कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज रहता है, तभी एग्जाम्पशन है, वरना नहीं। पढ़ते हैं। To create a separate entry notification under heading this to exempt accommodation services having value of supply of accommodation up to ₹20,000 per month per person, यानी कि ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है, subject to the condition that the accommodation service is supplied for a minimum continuous period of 90 days। तो दो कंडीशन एक साथ, up to 20,000 and minimum 90 days period to extend similar benefit for past cases also, यानी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल है।
जो एजुकेशन जो intended for PGs, sir. PGs, there was a issue, PGs. यस पीजीज, वर्किंग वुमेन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ये अब एक तरह से बेनिफिट हो गया। और किसी को इसमें कोई ऐड करना है कुछ? हाई कोर्ट का इफेक्ट है सर। हाईकोर्ट का, यस, ये पूरे 53rd जीएसटी यस, हाईकोर्ट का भी इफेक्ट है। थैला भर भर के गिफ्ट दिया है गवर्नमेंट ने। हाँ, मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, ये लोग क्या कर रहे हैं अभी देखिए। 73 में होता क्या है, 73 का अगर आपके पास नोटिस आता है, मान लीजिए DRC 01 आ गया, तो आपको कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है ताकि आपको इंटरेस्ट पेनल्टी ना लगे? 30 दिन के 30 अंदर, days. 30 दिन। 30 डेज। क्या क्या पेमेंट करना होता है? टैक्स और इंटरेस्ट। टैक्स एंड इंटरेस्ट दोनों पेमेंट करेंगे तभी आपकी पेनल्टी वेव होगी, करेक्ट है? जी। कितनी पेनल्टी 73 में? हम्म 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। अब ये लोग कह रहे हैं 17, 18, 18, 19 और 19, 20, यानी कि ये 3 साल के लिए अगर आपके पास सेक्शन 73 का नोटिस आया है तो और आपने टैक्स फुल पे कर दिया है तो हम इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों वेव ऑफ करेंगे। जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनका रिफंड नहीं आने वाला है, लेकिन जिनका केस पेंडिंग है उन्हीं को फायदा होगा। अब मैं इसका लैंग्वेज को पढ़ता हूं, लैंग्वेज पढ़ के बताइएगा क्या होगा। और उसका आगे टाइम दिया है सर, 31/3/2025 तक हाँ, पेमेंट पेमेंट कर कब तक देंगे। करना है? 31 मार्च 2025 तक। एक बार पढ़ते हैं इसको। कंसिडरिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द टैक्स पेयर्स ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज फॉर डिमांड नोटिसेस issued under section 73 of CGST Act for fiscal year 17, 18, 18, 19, 19, 20 in cases where the taxpayer pays the full amount of the tax demanded in the notice up to 31st March 2025. The waiver does not cover demand of erroneous refunds. To implement this, the GST Council recommended insertion of section 128A in CGST Act 2017. अब मुझे एक बात बताइएगा, कैसे समझते हैं? सेक्शन 17-18 का लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस क्या था? 30 सितंबर 2023। और लास्ट डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर क्या था? 31 दिसंबर 2023, करेक्ट है? मुझे एक बात बताइए, ये डिमांड नोटिस के बारे में कह रहा है या जिसका ऑर्डर आ चुका उसके बारे में भी बात कर रहा है? डिमांड नोटिस तो नोटिस जिसका आ गया, डिमांड भी आ गया। देखिए, ये सिर्फ डिमांड नोटिस के बारे में बात कर रहा, ऑर्डर तो मुझे नजर नहीं आ रहा प्रेस रिलीज में, पता नहीं जिसका क्या लिखेंगे। हाँ बोलिए राजेश। जिसका ऑलरेडी ऑर्डर हो गया सर, हाँ, नोटिस डिमांड और ऑर्डर दोनों हो गया, लेकिन उसका जो अभी तक पेमेंट नहीं किया है शायद इस जी सर। सर जैसे DRC 07 जैसे मेरा इशू हो गया। तो मैंने क्या किया था, इंटरेस्ट और पेनल्टी इंटरेस्ट और पेनल्टी पेमेंट हमने नहीं किए थे, टैक्स का 100% पेनल्टी कर दिए थे, देन छोड़ दिए थे। बस मेरे पास एक केस है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इसका बताइए, ये नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं या ऑर्डर के बारे में? पहले इसको क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बक्सेटी बोल रहा हूँ सर। हाँ बक्सेटी। इसको ऑर्डर ही पकड़ा जाएगा सर, क्योंकि 17, 18, 18, 19 ये ऑर्डर ही हुआ होगा ना सर। अभी तक खाली नोटिस तो ऐसे हैंगिंग नहीं रहेगा ना सर। ये सर मेरे ख्याल से ऑल कवर करेगा, ऑल कवर करेगा सर। ऑडिट तो मेरे ख्याल से कवर होना सर। करेगा। अच्छा, 18-19 का करेगा। लास्ट डेट क्या था? 18-19 का लास्ट डेट क्या था? 18-19 का सर ये अब अप्रैल अप्रैल था सर। 30 अप्रैल था, 30 अप्रैल। 31 जनवरी 2024 और 30 अप्रैल हाँ 2024, करेक्ट है? जी सर। जी यस। और 19-20 का देख लेते हैं। 31 मई था, 31 मई 31 मई मई 2024 और 31 अगस्त 31/8। 31 अगस्त हाँ 2024, यही है ना? जी सर।
अब मुझे एक बात बताइए, 17-18 और 18-19 का तो ऑर्डर भी हो चुका होगा जी कि कुछ लोगों का अपील पेंडिंग होगा, जी। दिया है? हाँ सर। हाँ सर, अपील है ना है हमारा। सर, पेंडिंग है सर। नहीं नहीं, वो हम तो तो ठीक है। टाइम खींच रहे थे हम। कन्हैया नहीं आया हो, कन्हैया का एक केस है हमारे पास जहां पर टैक्स 100% पे किया हुआ है, लेकिन अब ऑर्डर भी हो चुका, अब अपील में जा रहे हैं। 18-19 का केस है। अपील पेंडिंग है मतलब सर, नहीं हुआ? नहीं, अब अपील में जाएंगे। अच्छा हाँ, अभी तो टाइम है सर। नहीं सर, जिस केस में अपील भी नहीं कर सका पार्टी, ऑर्डर डिमांड है। हाँ, ये भी केस है। मान लीजिए तो उसको ऑर्डर भी हो गया लेकिन अपील में भी नहीं जा पाया। जा पाया। अपील अपील वाले के लिए सर नीचे लिखा हुआ है कुछ। वो सर गवर्नमेंट के लिए अपील है, हम लोग के लिए अपील नहीं है। सर वो मेरा फिर एक कोई केस ठीक है है। तो हाई कोर्ट में सर वो डाला हुआ है। क्या? 17-18 का केस है, हाई कोर्ट में वो 3B और 1 का डिफरेंस किया था। अच्छा सुनिए ना, हम लोग केसेस बनाते हैं, सिर्फ नोटिस हो गया या ऑर्डर हो गया, ऑर्डर एंड पेंडिंग इन ऑडिट अपील। पे भी आएगा सर? नहीं, सब में ऑडिट आएगा। वाला तो ठीक है ना, ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस से पहले वाले केस में तो रिलीफ मिल ही रहा है ना। लेकिन तो आप ऑडिट में बताइए, सब जो डिमांड आएगा वो? एक मिनट रुकिए। सब 19-20 का अगर ऑडिट में डिमांड आता है तो वो तो रहेगा ना, नोटिस अभी बचा ही हुआ है, नोटिस आएगा तब टैक्स पे कर दीजिए, या इससे पहले टैक्स पे कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रिलीफ। लेकिन सर इंटरेस्ट और सर टैक्स दोनों ही पेमेंट कर दिए तो सर? क्या चीज? इंटरेस्ट और टैक्स ऑडिट का पेनल्टी सब पेमेंट हो गया तो? ऑडिट आप में आप 74 एक आ मिनट रहा रुक है। जाइए, एक मिनट रुक जाइए राकेश जी। अगर आप सारा पेमेंट कर दिए हैं तो आप भगवान से ही मतलब ये मान लीजिए कि आपने डोनेशन दे दिया, रिफंड नहीं आने वाला। अच्छा। ऑर्डर एंड पेंडिंग इन अपील, ऑर्डर एंड अपील नॉट फाइल्ड। सर गोपाल बोल रहा हूँ, एक बात बोलना है। हाँ गोपाल। सर ये अभी लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि ये इंक्लूड करेंगे सेक्शन 128A। तो ये तो सर फाइनेंस बजट में चेंजेस लाएंगे, यस उसके बाद यस, ये इम्प्लीमेंट होगा। करेक्ट करेक्ट, उसके बाद ही इंप्लीमेंट होगा। हम बजट सब। के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा सारे के सारे। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताइए, नोटिस का तो मुझे नजर आ रहा है ये, नोटिस को ये एप्लीकेबल है, लेकिन ये ऑर्डर, ऑर्डर एंड पेंडिंग इन अपील, अब ऐसे भी तो केस है, ऑर्डर आ गया लेकिन 100% टैक्स जमा कर दिया है। या मैं आपको बताता हूँ कन्हैया का केस क्या था, ऑडिट में ही इसने 100% टैक्स जमा किया हुआ है, उसके बाद नोटिस आ गया, उसके बाद ऑर्डर हो गया, अब अपील में जा रहे हैं, लेकिन नोटिस आने से पहले 100% का टैक्स जमा किया हुआ है। तो अगर हम लोग ये सोच के करें कि 128A में जो आएगा वो सब कुछ कवर करेगा, क्योंकि अगर वो जनरल रिलीफ है तो नोटिस, ऑर्डर, ऑर्डर एंड पेंडिंग इन अपील या ऑर्डर एंड सब अपील सब नॉट फाइल्ड, मुझे सब लगता है एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अच्छा, सब ये एक सब कवर इंटरेस्टिंग होगा केस सर। है, ये वाला केस इंटरेस्टिंग, ऑर्डर एंड अपील नॉट फाइल्ड। सर सब हाई कोर्ट इसमें में भी केस होगा सर। फाइल है तो भी उसमें मिलेगा? हाँ सब जी, सब मिलेगा ना, हाईकोर्ट इसके बेसिस पे 128A के बेसिस पे डिसाइड करेगा, मुझे लगता है। अच्छा। सर सब होगा। जिनका अपील का भी ऑर्डर हो चुका है अगेंस्ट में। जिनका उनका भी अपील होगा। का भी ऑर्डर हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, हाँ हाँ, तो मुझे ट्रिब्यूनल लगता है पे वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ट्रिब्यूनल में जाकर रिलीफ मिलना चाहिए। ओ, जैसे जुडिशनल सर्किट के स्तर पर ये संशोधन जब होगा, चेंजेस, तो वो नहीं कर पाएंगे ना ऑफिसर। नो नो, नहीं सर, नहीं कर पाए। नहीं होगा। हायर अथॉरिटी का ऑर्डर लोअर अथॉरिटी कैसे चेंज कर देगा? Sir, नहीं कर and one more case, if order is ट्रिब्यूनल जाना ही wrongly पड़ेगा issued, सर। sir, if notice is issued wrongly under 74, and if in appeal they decide that it is fit case of 73, whether हाँ, this benefit will get ओ extended? यस यस, ये यस 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 74 से अगर 73 में आ गया तो दिस बेनिफिट विल डेफिनेटली गेट एक्सटेंड। सेंट्रल अब जीएसटी का 70। सारा मैट्रिक 74 का ही है सर हम लोग का। हाँ जी, अब आपको सेंट्रल सीखना जीएसटी में, पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ निवेश बोलो। सेंट्रल जीएसटी में सारा मैटर 74 का है सर। तो यहाँ इक्वलिटी भी हो जाएगा, स्टेट में 73 में वही पार्टी जा रहा है, सेम सब्जेक्ट मैटर है। हाँ, 74 अभी वाले को हम रिलीफ नहीं मिला है। हाँ हाँ, तो रविंद्र जी वहां बोलिए। भी कोर्ट में चला अभी जाएगा सारा हमको मैटर। अभी हमको
ये अभी हमको ये ड्राफ्टिंग सीखना पड़ेगा, 74 को 73 में कैसे कन्वर्ट करें, इसका डिमांड रहेगा। राजेश जी नहीं आए क्या? कोई कॉल करे ना राजेश जी को, लगता है फिर भूल गया। चलिए, और किसी का कोई व्यू पॉइंट? अभी भी ऑडिट में आ रहा है 74 में सेंट्रल जीएसटी का हम लोगों रेगुलर, तो वहां भी तो हम लोग इन चीजों को उठा सकते हैं कि आप 74 क्यों कीजिएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, ये क्यों उठाओगे? मतलब कुछ यही शॉर्ट ये पेमेंट है, कोई मिसमैच है सर, ऑडिट में हुआ, ऑडिट करने गए हम लोग, हमको लगा कि नहीं 2A 3B का मिसमैच है, कुछ है, तो वो लोग तो 74 ही करते हैं ना। नहीं सर नहीं, एक चीज बताइए। इसके कारण नहीं होगा। हाँ बोलिए अविनाश। सर एक चीज बताइए, जैसे इसमें लास्ट डेट दिया है कि 31 मार्च 2025 तक टैक्स का पेमेंट कर देगा, हाँ ठीक है ना। हाँ अब मान लीजिए 19-20 का ही लेते हैं, तो 19-20 का लास्ट डेट है ऑर्डर का 31, ये 31 अगस्त तक है। हाँ। तो डिपार्टमेंट तो ऑर्डर इशू करेगा ही करेगा। नहीं, आप अगर जैसे आज अभी 23 जून 2024 है, हाँ हाँ। नोटिस आ चुका होगा आपके पास। हाँ नोटिस आ चुका इसका है। तो सारा नोटिस आ चुका होगा और पेंडिंग होगा, हाँ। तो पेमेंट कर दीजिए। नहीं अभी पेमेंट तो। ऑर्डर का इंतजार मत कीजिए। सर ये कह रहे हैं जो 19-20 में आया है सारा हम्म। नोटिस, तो टैक्स जमा कर दिया जाए, इंटरेस्ट को हाँ छोड़ दिया जाए तो बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट पेनल्टी का बेनिफिट नहीं तो मिलेगा। डिपार्टमेंट खाली टैक्स जमा करने पे मानेगा, 31 अगस्त तक ऑर्डर इशू नहीं करेगा इंटरेस्ट के लिए। यानी तो पहले मुझे से 15 में आ जाएगा। हाँ सर। सर प्लीज मेरा प्लीज। भी सर मेरा भी ये है कि हाँ डिपार्टमेंट तो नोटिस करेगा करेगा, डिमांड राइज करेगा करेगा इंटरेस्ट पेनल्टी का, जब तक नोटिफिकेशन न आ जाए। करेक्ट। तब तक तो आ ही जाना चाहिए सर नोटिफिकेशन, इतना समय नहीं, तो। सर बजट के बाद नोटिफिकेशन आएगा। आते आते 4 महीना लग जाएगा। बजट यस, यस पास यस, तीन होगा चार तब महीना स्टेट 3-4 महीना लग जाएगा। बिल्कुल लग सर जाएगा। आपको बोलने का। आप कस्टमर को ये एडवाइस कीजिए, क्लाइंट को, कि भाई टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। हाँ, बाकी रिलीफ मिलेगा, करेक्ट। नहीं तो सर ऐसा है कि डिपार्टमेंट मानेगा वो 31 अगस्त के बाद, वो मान लीजिए दो अरे महीना 3 महीना जो अविनाश जी, वेट है। अरे हाँ। अविनाश जी, बता तो दिया सब कुछ। 4 महीने इंतजार कीजिए, उसके बाद मानेगा, जब नोटिफिकेशन ये सब आ जाएगा तो। सर सब मानेंगे। तब तक रिकवरी में नहीं जाएगा वो लोग। अरे कैसे चला जाएगा रिकवरी में? सर अपील फाइल करना है आपको, अगर सब चीज अगर डील डेट ऐसा में ही है, करना है। फिर ये लॉ की जरूरत ही नहीं है, डिपार्टमेंट अपना मनमानी करता रहे फिर बैठ के। हाँ वही समझना चाह रहे थे कि वो लोग इस बेस पर रिकवरी स्टे कर सकता है क्या। क्यों नहीं करेगा आप अविनाश रिकवरी जी? करेगा ही नहीं भाई, वो क्यों करेगा सर, कोर्सिव आपने एक्शन टैक्स क्यों का लेगा पेमेंट फिर। कर ही दिया है, इंटरेस्ट और पेनल्टी हाँ रिकवरी कैसे कर लेगा? आप कुछ ज्यादा सर, सर एक चीज है। सोच रहे हैं अविनाश सर जी। अपील भी फाइल कर देना है हमें ड्यू डेट के अंदर, यस यस, पेंडिंग नहीं रिस्क नहीं रखना है। ले हाँ रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। देखिए, मैं सर एक आपको चीज है जिनका बताता हूँ। सर। हाँ हाँ सर ये एक चीज जानना है कि जैसे जो डिमांड नोटिस DRC-01 इशू हुआ, उसमें जो हाँ टैक्स अमाउंट है और जो आप रिप्लाई फाइल करेंगे, उसमें हाँ। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो सर ये रिलीफ कैसे एप्लीकेबल है, तो बोला टैक्स डिमांडेड इन द नोटिस। फिर से कहिए। मतलब मेरा अगर डिमांड नोटिस DRC-01 में मतलब 1 लाख रुपए का मेरा टैक्स डिमांड है, ठीक हाँ है। और हम जब रिप्लाई फाइल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स को, तो मेरा डिमांड 5,000 रुपये आना चाहिए, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो अब सर जब तक वो ऑर्डर नहीं करेगा तब तक तो ये रिलीफ एप्लीकेबल नहीं होगा ना मेरे ऊपर। देखिए, मैं आपको फिर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मान लीजिए हम्म, DRC-01 में वो एक नोटिस इशू करता है 2A वर्सेस 3B, और हाँ 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। जब आप हाँ उसको हाँ दिखलाते हैं कि नहीं नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपए का डिफरेंस है, तो आप हाँ यू आर एग्रीइंग टू पे ₹5,000। हाँ। तो आप अपने हिसाब से 5,000 पे कर दीजिए। जब अच्छा आप ठीक है। अपील में जाएंगे, देन यू अप्लाई 128A एंड गेट द रिलीफ। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं होगा और तो ठीक है। उपाय नहीं। अगर यानी आप तो सर नहीं हम मानते। रिप्लाई सबमिट करके हम वेट करते हैं, उनको ऑर्डर पास करने देते हैं, डिमांड नोटिस इशू करने देते हैं। वो तो डिमांड तो आखिर वही करेंगे ना सर, जो करेक्ट डिमांड होगा, तो उसका रिलीफ भी तो हमको ऐसे डायरेक्टली मिल जाएगा विदाउट देखिए, अपील। अभी हम लोग कुछ चीजें हैं हाइपोथेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा 128A ठीक है। पूरा आया नहीं है। और हम्म। यहाँ पर सिर्फ नोटिस लिखा हुआ है, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक, हाँ हम लोग को लग रहा है ऑर्डर भी होगा। अगर ऐसा है, ऑर्डर भी लिखा हुआ है, अपील पेंडिंग हाँ वाला भी लिखा हुआ है, एवरीथिंग लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब ये कंप्लीट रिलीफ है। अगर 128 में सिर्फ नोटिस के बारे में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिलीफ आई वॉश है सिर्फ, हाँ है ना? नहीं सर, ये तो हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 17, 18, 18, और 19 को जोड़ा है, मतलब मैं सोच रहा हूँ ऑर्डर भी होंगे 17, 18, 18, 19, उसका कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, ठीक तो ठीक, ये सारे के डिस्कस सारे हो गया खत्म कर दें। रवीना जी, ये डिस्कस हो गया। कुछ नया और किसी को बोलना है जो डिस्कस नहीं हुआ है? इसका सर जीएसटी पोर्टल से लाएंगे ये लोग कि फिर डिपार्टमेंट से जाएंगे? क्या चीज? ये जो भी रिडक्शन करना है वेवर, तो वो डिपार्टमेंट पर्सन करेगा या जीएसटी डिपार्टमेंट पोर्टल करे से ही ना हो ना, जाएगा? पोर्टल से नहीं होगा, डिपार्टमेंट ही करेगा। सर यहाँ पे कंडीशनल वेवर का कोई स्पेशल मीनिंग निकल रहा है क्या? नहीं नहीं, आप नहीं। अविनाश जी, आप सिर्फ है ना क्लास अटेंड कीजिए अभी लगातार, फिर एक वैलिड क्वेश्चन पूछ पाएंगे आप। सर मैं एक हाँ खाली ऐड करूंगा। हाँ, इवन हम टैक्स भी पे कर देते हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी बाकी है, तो हमें अपील सब चीज ड्यू डेट में फाइल कर देना है फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी टिल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक। करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन बाय फिक्सिंग मॉनेटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग अपील्स अंडर जीएसटी। अब जैसे क्या होता है, डीआरसी 07 आया, आप फिर एपीएल 01 या एपीएल 02 से आपको अपील में चले गए, फिर आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे यानी कि जीएसटी 80, जीएसटी 80 से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट है? टैक्स पेयर 1 रुपए के लिए भी अपील फाइल कर सकता है। ये जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो कमिश्नर अपेलेट अथॉरिटी है, जिसके बाद हम ट्रिब्यूनल में तभी जाएंगे जब अमाउंट इन्वॉल्व हो 20 लाख से ज्यादा। सर ये तो ओनली टैक्स होगा ना? टैक्स है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम लोग मान के चल रहे हैं टैक्स का ही अमाउंट है, टैक्स ही होगा। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। हम्म। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अप टू ₹20 लाख का है और अपेलेट अथॉरिटी आपके फेवर में डिसीजन दे देता है, उस और उस फेवर में डिसीजन देता है, और गवर्नमेंट जा भी सकती है ट्रिब्यूनल में, लेकिन जाएगी नहीं बिकॉज ऑफ दिस। करेक्ट है? उसी तरह से अपेलेट सही। ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट यस आप यस कभी भी सर, जा यस सकते हैं, टैक्स पेयर यस सर, कभी भी यस जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट तभी अपील फाइल करेगी जब अमाउंट इन्वॉल्व इज 1 करोड़ यस, से ज्यादा। और हाई कोर्ट में ये जाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अपीलेट अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट डिसीजन दिया है तब तो आप ही जाएंगे, लेकिन अगर आपके फेवर में डिसीजन दिया है, लेकिन बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है? हाँ, तो आपके फेवर में डिसीजन दिया तो यहीं पर ये फाइनलाइज माना जाएगा, आप खत्म। इसके बाद तो कोई ट्रिब्यूनल जाना नहीं है। और अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर 1 करोड़ का है और ये डिसीजन आपके फेवर में हो गया तो यही फाइनलिटी आ गई। तो 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो ये भी आपके एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा जब आप अपील फाइल कर रहे हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना या कहना? मेरे कहना ये रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट को है, ऑब्वियसली। रेवेन्यू का है, ये हमको नहीं, ठीक हम ठीक टैक्स पेयर को नहीं। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। और कुछ नया? सर ऐसा कभी वो सिचुएशन आया है कि जो भी प्रेस रिलीज आया उसको नोटिफाई नहीं किया गया हो? हाँ, जी पॉसिबल है। ओ, ऐसा हो भी सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन है, बाइंडिंग तो है नहीं। जो भी लॉ में सर जिसको लॉ पास करना है वही जीएसटी काउंसिल का मेंबर भी है। आप समझिए, हम लोग कई जजमेंट्स भी पढ़ लिए और जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स भी पढ़ लिए। लॉ में जो भी चेंजेस होगा वो रिकमेंडेटरी नेचर होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। नोटिफिकेशन और रेट्स में जो भी चेंजेस होगा, रेट्स और नोटिफिकेशन के बारे में, रूल्स के बारे में कुछ भी होगा, और जीएसटी काउंसिल अगर बोलता है तो वो बाइंडिंग हो जाता है।
वो करेगा ही करेगा। लेकिन ये जो सेक्शन 128A में ये वाला लॉ में जो चेंजेस है वो बाइंडिंग नहीं होता, रिकमेंडेटरी होता है। ये सब बाइंडिंग है, ये जो 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ये सब बाइंडिंग। चलिए आगे करते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये काउंसिल में 10% की जगह 7% कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो जो एक मॉनेटरी मैक्सिमम लिमिट थी उसी को घटाया गया बस। अब मान लीजिए किसी का 300 करोड़ का ऑर्डर पास हो गया, जैसे ऑनलाइन गेमिंग ये सब कंपनी में 3,000 करोड़ का ऑर्डर पास हो गया, 16,000 करोड़ का ऑर्डर पास हो गया, तो 16,000 करोड़ का 10% कितना होता है? 1,600 करोड़ होता है। तो 1,600 करोड़ रुपया नहीं जमा करवाना। कितना जमा करवाना? वो एक मैक्सिमम लिमिट दी हुई है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइलिंग अपील विद अपीलेट अथॉरिटी हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 25 करोड़ CGST एंड 25 करोड़ SGST टू 20 करोड़ एंड 20 करोड़। यानी कि आप 40 करोड़ ही जमा करवाएंगे, 1,600 करोड़ नहीं जमा करवाएंगे। और जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो उसमें भी रिड्यूस फ्रॉम 20 मैक्सिमम 50 करोड़ से 50 करोड़ वाला को 20 करोड़ एंड 20 करोड़। अच्छा, इसको रिड्यूस किया गया क्या? ओके, ये एक अच्छा हो गया। फर्दर द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील विद अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% टू 10%। ओके, ये एक अच्छा रिलीफ है। केवल स्मॉल टैक्स पेयर के लिए सर, हाँ? केवल नीचे वाला ही एक राहत है। बड़े वाले तो बिजनेस टाइकून के लिए है, जहाँ वो 1,600 करोड़ देना है दे देगा। पब्लिक के लिए थोड़ी है वो तो गिने चुने लोगों के लिए। हाँ, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल का 20% से 10% किया ना, हाँ, तो ये 20% जमा हो रहा था। ये एक अच्छा डिसीजन उनका है। 10% प्लस 20% जमा हो रहा था, अब 10% प्लस 10% जमा हो रहा है। हाँ, ये है कि ये एक अच्छा उनका निर्णय रहा है बस। हाँ, नहीं तो ये ऊपर वाला तो कोई बेनिफिट नहीं है हम लोगों के लिए। और रिफंड देने में आनाकानी करते हैं प्री डिपॉजिट। रिफंड तो नहीं मिलेगा कहीं। नहीं नहीं, अगर जीत जाते हैं तो रिफंड देने में आनाकानी करते हैं। Sir, this refund application, it is through that in website only, no, sir? This Yes, whatever appeal is portal. decided in favor. यस यस, पोर्टल की। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए TCS का रेट आधा कर दिया गया और क्या। और GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वहां से 3 महीने काउंट होगा या 6 महीने काउंट होगा। 16/4 कमाल हो गया। अब देखिए 16/4 में हम लोग बार बार रिव्यू ये कर रहे थे कि एनुअल रिटर्न तक का लास्ट डेट होना चाहिए, करेक्ट है? जी गवर्नमेंट ने जी सर। इससे ज्यादा किया और केरला हाई कोर्ट ने 30 नवंबर कर दिया था। यस सर। तो गवर्नमेंट ने 30 नवंबर से भी ज्यादा किया और एनुअल रिटर्न से भी ज्यादा किया। कैसे? बोला 17/18 के लिए भी लास्ट डेट अगर किसी ने 3B फाइल की है, कब तक? 30 नवंबर 2021 तक, तो भी रिलीफ दे देंगे। यानी कि अगर जुलाई 17 से लेकर मार्च 18 तक का रिटर्न आपने 30 नवंबर 2021 तक फाइल किया है तो 16/4 एप्लीकेबल नहीं होगा। सर इसमें वो रिसिपिएंट को भी आएगा ना, जो सप्लायर अपलोड कर रहे हैं लेट से? हाँ, सब दोनों कुछ आ जाएगा, सब कुछ सब कुछ पोर्टल रहेगा। 16/4 पूरा 16/4 पूरा खत्म हो जाएगा। सब यस कुछ सर। निकल जाएगा, जितना टीम आएंगे सब कुछ रिलीज हो जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। अब देखिए, लेकिन 3 साल का क्या, अभी 17/18 का वो फाइल करेगा नहीं होगा। 3 साल का कैप है ना, 17/18 में तो अभी होगा ही नहीं। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, उसको 1 मिनट रुक जाइए। 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, करेक्ट है? 30 यस नवंबर 2021 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है 1 जुलाई 2017 से। मैं फिर से बता रहा हूं, सप्लायर, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट अपना अगर 3B टाइम पे फाइल करेगा, यानी कि 30 नवंबर 2021 तक फाइल किया हुआ है, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको। और सप्लायर अगर अपना GSTR1 17/18, 18/19, 19/20, 20/21 के लिए जो बार बार नोटिस दे देता है कि आपका सप्लायर ने GSTR1 लेट फाइल किया है, 30 सितंबर के बाद फाइल किया, वो भी अगर अपना 30 नवंबर 2021 तक फाइल हो चुका है, क्योंकि पहले पोर्टल अलाउ कर रहा था,
तो उसको भी रिलीफ मिले। यानी कि दोनों ही केस में क्रेडिट डिनाई नहीं हो सकता है। ठीक बात है। यहाँ पे एक चीज और बताएं। हाँ 19-20 में उन्होंने रूल 36(4) इंसर्ट कर दिया था। हम्म। अब उसकी क्या स्थिति बनी? ये तो जहां है वहीं रहेगा, इसमें मतलब कोई चेंजेस तो आया नहीं है। नहीं, जब आईटीसी अलाउ वहां तक कर दिए हाँ तब मैं इसकी क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये तो 20%, 10% मैं और वही मैं 5%। वही बात कर, मैं कहा अगर उसने जमा कर दिया, उस महीने नहीं किया, 3 महीने बाद कर दिया। नहीं सप्लायर ने लेट से फाइल कर दिया 17-18 को। हम पूरा क्लेम कर चुके हैं हाँ इनवॉइस पर। तो सर जो नया वो ऊपर 16 उसके हिसाब से मिलना चाहिए हमें लगता है। अच्छा, मैं आप कह रहे हैं कि 17-18 का मैं रिफ्रेश 21 करता हूँ, तक मैं अगर समझ गया। फाइल कर दिया तो अलाउ हो जाएगा। मैं समझ गया आपका सवाल। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप। 36(4) कैसे काम करता था कि आपका एलिजिबल क्रेडिट कैलकुलेट करते थे आप। मान लीजिए इनवॉइस 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा इनवॉइस आपका लेट फाइल हुआ था मान लीजिए, तो ये एलिजिबल क्रेडिट में नहीं आ रहा था, ये 4 एलिजिबल क्रेडिट में आ रहा था, जिसको 100 रुपया आप 20% एक्स्ट्रा लिए 120 रुपया क्रेडिट ले सकते हैं। अब जैसे ये आया 16, ये 16(4) का, और ये एप्लीकेबल हो गया 30 नवंबर 2021 तक है, और ये 30 नवंबर 2021 तक है, तो ये भी एलिजिबल क्रेडिट में आ गया। 100 की जगह 150 हो गया, और 150 का फिर यानी कि 20% करेंगे तो 180 तक क्रेडिट ले सकते हैं। ये एक इफेक्ट पड़ सकता है। राजेश जी जी सर, समझ में आ गया क्या कह रहा हूं। बोलिए। 1, 2, 3, 4 पांचवा आपने लेट फाइल किया था, तो हम्म। ये एलिजिबल क्रेडिट का हिस्सा नहीं है। 1 से लेकर 4 एलिजिबल क्रेडिट का हिस्सा होगा, और 1 से लेकर 4 का इनवॉइस का टोटल आ रहा है 100 रुपीज, तो आप 120 का क्रेडिट क्लेम कर रहा है। लेकिन ये 16(4) के आने से ये पांचवा एलिजिबल क्रेडिट में आ गया, और एलिजिबल क्रेडिट में आ गया तो ये 150 हो गया। नहीं, 150 यही कह रहा हूँ, यहाँ पे 36(4) को इग्नोर करना पड़ेगा 36(4) को इग्नोर डिपार्टमेंट करना को। पड़ेगा। अच्छा, कैसे। अरे भाई, 30/11/21 तक अगर उसने फाइल कर दिया 3B, हाँ तो एंड हो गया ना, 36(4) का खत्म हो गया ना मैटर। जब सेक्शन ही अलाउ कर दिया तो रूल को कौन पूछ रहा है फिर? नहीं, क्रेडिट अलाउ किया, लेकिन एक्स्ट्रा क्रेडिट थोड़ी 16(4) अलाउ कर रहा है। नहीं नहीं, उसने तो दिखाया ही नहीं, तभी तो रिस्ट्रिक्शन थी ना, 20% से उससे ज्यादा नहीं ले सकते। नहीं नहीं राजेश जी, आप कुछ अलग बोल रहे हैं, मैं अलग समझ रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझाइए तो समझ में भी आए। चलिए, 2A में 100 रुपए की थी, हाँ और मेरे पास इनवाइस 150 रुपए की थी। हाँ मैं 120 क्लेम कर सकता था। हाँ ठीक। हाँ। उसने उसने साल भर बाद अपने 3B को अपडेट कर दिया, किसने। सप्लायर ने। हाँ मतलब 1 को अपडेट कर दिया, ठीक है। 1 को अपडेट कर दिया तो मेरे 2A में तो अब पूरी आने लगी। हाँ ठीक है। मैंने पूरा पहले ही ले लिया था। आपने पूरा पहले ले लिया था। पहले ले लिया था, हाँ तो ठीक है, मैं उसने यही बात 36(4) बोला की तो नोटिस मैंने। मुझे दी। राजेश जी एग्जैक्टली यही बात तो बताया आपको। तो मैं वही कह रहा हूँ, तब तो अलाउ हो गया ये, हाँ रूल का मतलब नहीं रह गया। नहीं नहीं, रूल का मतलब तो रहेगा रहेगा। मान लीजिए आपने पहले ही पूरा ले लिया, मान लीजिए पहले एक्स्ट्रा ले लिया, तब तो रहेगा ना एप्लीकेबल। ठीक है, लेकिन अब उसका तो आ गया, तो बहुत करोगे तो ब्याज मांगोगे। अच्छा, ब्याज उसने माफ कर दिया। ठीक है, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, मैं समझ गया आपकी बात। हम्म। चलिए, एक केस मेरे पास कल आया था। उसने कहा सर मेरा रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये इस पीरियड के लिए कैंसिल कर दिया। जब इस पीरियड के लिए कैंसिल कर दिया तो मैं 3B टाइमली कहाँ फाइल कर पाऊंगा। मैं 16(4) के बाद ही फाइल कर पा रहा हूं 3B, क्योंकि मेरा कैंसिल था। तो मैंने उसको कहा ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन लॉ में इसका कोई रिलीफ नहीं है। उन्होंने ये रिलीफ दे दिया।
उन्होंने ये कहा कि अगर आपका कैंसिल हो चुका और इसके बाद रिवोक हो गया, तो रिवोकेशन से 30 दिन के अंदर अगर आप 3B फाइल कर देते हैं तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। पढ़िए, द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 16(4) to be made effective from this to conditionally relax the provisions of 16(4) in cases of returns for the period from date of cancellation or registration till the date of revocation are filed by the registered person within 30 days of the order of revocation। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जो बाई चांस मेरे पास ये केस कल ही आया था और यहाँ पर ये आ भी गया। ये सर related वो interest and 30/11 penalty is अगर not, related interest and penalty is not waived, no sir, late fee और interest। नहीं आओ, इंटरेस्ट और पेनल्टी आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो क्रेडिट क्लेम करने की बात कर रहा है ना, आईटीसी अवेल कर पाएगा, ये 16(4) एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 30 नवंबर के बाद भी वो कर सकता है। 30 नवंबर के बाद भी, क्योंकि उस पीरियड में तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल था। जी ठीक है ना सर? अपने ग्रुप में भी किसका तो था नहीं केस सेम, ग्रुप में अपन डिस्कस किए थे एक बार। हाँ, आई थिंक अमित वर्मा जी का किसका तो था ये। अच्छा मुझे आइडिया। हाँ, नहीं है हमारा आंध्र प्रदेश का एक बड़ा केस है। हाँ, लेकिन वो तो 122 वाला है ना। नहीं 1920 का एक, जिसमें हम हाईकोर्ट गए हुए जा रहे हैं। और उसमें क्या केस था? वो ये था कि एक ब्रांच से ट्रांसफर हुआ दूसरे ब्रांच में मार्च 17-18 में, और दूसरे ब्रांच ने उसका क्रेडिट क्लेम किया 3B में मार्च 20 में। अब तो सब हो डिसअलाउ कर दिया। अब तो हो जाएगा। हाँ, अब तो सारा अब निकल हो जाएगा। जाएगा। अब सारा हाँ। निकल जाएगा। अब एक एक केस निकलेगा 16(4) का। सर, बक्सेटी बोल रहा हूँ, मेरा 8-9 केस निकल रहा है इसमें से। हाँ, अरे देखिए ना, एमपी में जो हमारा हमने अभी आपके साथ डिस्कस तो किया था 3-4 दिन पहले, हमारी हियरिंग हुई थी, तो मैंने अथॉरिटी को तो यही कहा था, प्लीज आप पेंडिंग कर दीजिएगा, ऑर्डर मत पास कीजिएगा। करेक्ट है ना? तो इसी कारण से कहा था, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास था कि कम से कम 30 नवंबर तो होगा ही होगा। करेक्ट। तो बहुत सारे केस निकलेंगे, लेकिन हाँ, एक केस मेरा फंसा रहेगा, क्योंकि सेस वाला केस याद है आपको? उसने एनुअल रिटर्न में ही आउटपुट टैक्स सेस का दिखलाया हुआ है और एनुअल रिटर्न में ही आईटीसी सेस का दिखलाया हुआ है। 17-18 का केस है, तो उसने कभी भी 3B फाइल नहीं किया। हाँ। अब ये केस निकलेगा या नहीं निकलेगा इस ग्राउंड पे, तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। ओके जिसने एनुअल, लेकिन कोर्ट के केसेस हैं ऐसे कि एनुअल रिटर्न के बेसिस में उन्होंने, क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल एक्सरसाइज, आउटपुट टैक्स भी और आईटीसी भी, जी, वैसे केस फंसेंगे। मतलब ये इजीली मक्खन की तरह जो केसेस निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा था इसमें कि इसमें अपील तो करनी पड़ेगी ना, अगर सोगोस नोटिस आया है 16(4) रिलेटेड, देखिए तो अपील तो करनी पड़ेगी। और अपील में तो अपील की हियरिंग में ये निकलेगा ना, आप समझिए, DRC 07 आया हो तो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मुझे लग रहा है कि इंटरनल ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी कि जो 16(4) के जितने भी केसेस हैं उसको उठा के ठंडे बस्ते में डाल दो और अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन का इंतजार ही मत करो आप। समझ गए आप? जी सर, होगा ऐसा ही। ऐसा ही होगा। जबरदस्ती देखिए, आप अफसर का भी टाइम खराब होने वाला है इस केस में कि नहीं हम तो शोकॉज नोटिस भी इशू करेंगे, हम तो ऑर्डर भी पास करेंगे, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन ये सब नहीं आया है। क्या मतलब बना? सीधे ठंडे बस्ते पैसा कमाने का मतलब, हाँ, पैसा कमाने का इंटरेस्ट जो अफसर में होगा वो करेगा। हाँ, जो करप्ट होगा वो तो कुछ भी करेगा। हाँ, यस सर, थर्ड वीक जुलाई में बजट आ जाएगा और इनका ड्यू डेट तो 31 अगस्त है ना, इनके पास तो टाइम है। यस सर। नहीं, ऐसे भी 16(4) का केस यूं ही ड्रॉप होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, उस पर कुछ काम नहीं होना चाहिए। कुछ काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अफसर का भी टाइम खराब हो रहा है, टैक्स पेयर का भी हो रहा है। करप्शन एक्सेप्ट करप्ट ऑफिसर, उसको हटा देते हैं। सर, जिसमें ऑर्डर हो चुका है, टाइम बाद हो रहा है 18-19 का, तो अपील तो जाना चाहिए ना। नहीं, ऑब्वियसली ऑर्डर अगर हो चुका तो अपील में ड्रॉप होगा, लेकिन ड्रॉप तो ऑर्डर हो चुका है जिसका।
अब सर देखिए बक्से टिकट हो वो एक एक एमपी का केस में 16/4 का उसने ऑर्डर पास कर दिया, 1 महीना 2 महीना पहले ही पास कर दिया। उस वक्त केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया नहीं था, तो मैं उसको बोल नहीं पाया कि पेंडिंग कर दो। और उसमें हमने सिर्फ एनुअल रिटर्न तक का डिस्कस किया था। अब कहानी यह है कि अब मुझे उसके लिए ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। अब ट्राइब्यूनल में खास बात यह है कि अब पहले 20% एक्स्ट्रा देना पड़ता था, अब 10% में काम हो जाएगा। तो टैक्स पेयर के लिए तो बहुत बड़ी रिलीफ है ना ये। यस। और अपीलेट अथॉरिटी अपने ही ऑर्डर को रेक्टिफाई नहीं कर सकती है, रिव्यू नहीं कर सकती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नहीं तो अपीलेट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास किया उसी को बोल देते हैं। हाँ, जिसने ऑर्डर पास किया 16/4 का, अगर रेक्टिफिकेशन का टाइम है तो कम से कम रेक्टिफिकेशन तो कर दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हाँ सर मुझे सेकंड पॉइंट में एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ। सर ये डिपार्टमेंट ने जो भी रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन किया रजिस्ट्रेशन उठा उठा के कि 1 जुलाई हाँ से कैंसिल कर दिए सारे, हाँ हाँ। तो जो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई होगी। तो क्या सर इस वाले की वजह से हम तब से सारे आईटीसी ले लेंगे आज की डेट में भी, जिसका ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल कर दिया? अच्छा एक बात बताओ प्रतीक, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि 17/18, 18/19, 19/20, 20/21 में जाके रेट्रोस्पेक्टिव यहां से कैंसिल हुआ। तो ये कैसे मान सकते हो यहां पर कैंसिल हुआ रेट्रोस्पेक्टिव, तो इसका रिटर्न तो फाइल ऑलरेडी होगा ना। हाँ सर, मान लीजिए यहाँ का फाइल था, कोई मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर रिटर्न फाइल नहीं थी, वो भी अगर अब मैं फाइल कर दूं तो क्या मैं 17-18 वाला इनपुट भी ले नहीं, लूंगा? मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि सर ये सिर्फ उस रिटर्न का नहीं बोल रहा, उस पीरियड का बोल रहा है। सर मुझे एक चीज बताइए, क्यों क्यों नहीं ले सकता है? नहीं, क्यों इसलिए नहीं ले सकता, बिकॉज यू हैड द टाइम टू फाइल द रिटर्न इन टाइम। सर बीच बीच में कोरोना के समय में या एमनेस्टी स्कीम जो बीच बीच में आई थी, हाँ कई बार टाइम एक्सटेंड किया, उन्होंने कहा लेट फीस से जमा कर दीजिए, देखिए, तो भी हम अलाउ करते हैं, वो सब उन्होंने जमा कर दिया। इवन देन मैंने अगर 9 में भी क्लेम कर लिया या जिस ईयर में भी क्लेम कर लिया, उसकी कहीं ना कहीं तो 2A में रिफ्लेक्ट होगी वो नहीं परचेज। नहीं, मैं समझ गया राजेश जी, लेकिन एक बात, दोनों को एक साथ पढ़िए। आपका 17/18 से लेकर 20/21 तक का पूरा 30 नवंबर 2021 तक कर दिया। बिल्कुल कर दिया। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल रेट्रोस्पेक्टिव से हुआ हो नहीं हुआ, ये सब तो इसमें कवर हो ही जाएगा। मैं यही बात कह रहा हूँ, हो जाएगा ना। और मैं भी यही बात कह रहा हूँ। 20/21 में कोरोना पीरियड भी कवर हो गया। हाँ 73 का जो एमनेस्टी स्कीम लेके आया है इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर का, उसमें कोरोना का पीरियड वेवर नहीं किया इन्होंने, वो सिर्फ 19-20 के लिए है। उसको भी 20-21 का भी कर ही देते, वहां पर 1 साल क्यों हटाया उन्होंने? कर देना चाहिए था उसको ये भी। वो भी ले आएंगे। हाँ, वो भी ले, अब हो सकता है ले आए, पता नहीं। अब ला देंगे ला देंगे। चलिए। ये सारी स्कीमें जितनी आती है ना, सब डिफाल्टर्स के लिए आती है, नहीं नहीं, जेन्युइन पर्सन के लिए आती नहीं। नहीं नहीं, डिफॉल्टर के लिए नहीं आती है ये, उनके लिए आती है जो डर जाते हैं और टैक्स जमा कर देते हैं, इंटरेस्ट जमा कर देते हैं, पेनल्टी जमा कर देते हैं। सर उसको क्या लाभ हुआ? आज ब्याज भी माफ कर दिया, पेनल्टी भी माफ कर दी, उसकी रिकवरी भी हो गई, उसने जमा भी कर दिया। तो डरा क्यों? हम जैसे वापस लोग, थोड़े आप आए। जैसे, हम जैसे और आप लोग जैसे लोगों को एज बेसिस पे देखिए, काम करते हैं ये। मैं आपको बताता हूँ, हम जैसे और आप जैसे लोगों को फीस देने से डरा, बोला इनको फीस देगा क्या फायदा, इससे अच्छा अफसर को देंगे। नहीं सर, सही टैक्स पेयर को लाभ मिला ही नहीं, ये सब भाई वही। मैं कह रहा हूँ सही टैक्स पेयर को लाभ मिला, बिकॉज दे फॉट, उनका केस नहीं रहा। हमारा ही सर सही टैक्स पेयर, हमने 5 लाख इंटरेस्ट जमा करवा दिया। नहीं तो आप क्यों जमा करते हैं? तो सर बन रहा था, बन रहा था तो हमने। अरे तो हम लोग बार बार ये कह रहे थे। अच्छा अनिमेश एक बात बताओ, इंटरेस्ट का फाइट हम लोग अभी भी कर रहे हैं बगाड़िया जी का? एकदम, कल तो खुश हो गया है वो। यार हम ऐसा सा ढूंढे एक से, याद है पाटलिपुत्रा का लड़ रहे थे हम लोग, एसबीएनजी कौन, हाँ अपील का भी ऑर्डर आ गया एसबीएनजी कौन में, उसमें हाँ। थोड़ा सा पैसा जमा कराए 50 लाख में, हम कल देखे अभी 36 लाख बाकी है, उसको भी निकल जाएगा। अब सोच के देखो, तुम याद है उस होटल में बैठे हुए थे बगाड़िया जी को हमने क्या कहा था? हाँ 2 साल पहले की बात है, हमने कहा था कि 35 आप लाख का केस मैटर पेंडिंग है वो। कीजिए, आपको लाभ होगा, केस पेंडिंग कीजिए।
पार्टी तैयार है लड़ने के लिए, हम बोले और नहीं। वो पार्टी डरा नहीं, बोला सर वी जहां विल तक नहीं। फाइट। तो आप ये मत कहिए कि ऑनेस्ट, ना 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 ना, वो ऑनेस्ट, अब तो मेरा वाला कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। जिन्होंने जमा कर दिया, दे डिड नॉट, वो डर गए थे इसलिए जमा कर दिया, नहीं तो यस वो सर। फाइट नहीं थे। हम लोग तो अभी भी सर बहुत पार्टी का इंटरेस्ट में करोड़ रुपए का लिटिगेशन किए हुए हैं खुद। जहां पर टैक्स जमा हो चुका है। हाँ, डीआरसी से सबको कर दिए। अभी हाँ, तो कुछ सर इसमें एक और हमको डर लग रहा है कि फेक ट्रेडिंग ना शुरू हो जाए। कौन सा ट्रेडिंग? फेक बिल का। सर 31 अब क्या करेगा, अपने मार्च 2025 तक इकट्ठा कर लेगा आईटीसी टैक्स पे करने के लिए। कैसे? उसको टैक्स पे करना है ना, इंटरेस्ट पेनल्टी बचने के लिए सब बिल लेगा अभी। नहीं नहीं, इंटरेस्ट पेनल्टी तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए, हाँ, उसके बाद सबका थोड़ी है। ऑर्डर अपील में है ना सर, सब तो अपील लड़ रहा है। हाँ तो अपील लड़ रहा है तो टैक्स पे करेगा सब अभी, इंटरेस्ट हाँ पेनल्टी बचाने के लिए। हाँ। जिसका केस में मेरिट नहीं है, बहुत सारे केस में मेरिट नहीं है। अच्छा, तो 74 का तो दिया ही नहीं ना, अगर मान लो मेरिट नहीं है तो 74 का नोटिस इशू हुआ होगा। नहीं नहीं, सब 73 स्टेट में 99% 73 का है सर हम लोग का। ओके जैसे ओके एरोकन में था हम लोग का, जो मिले थे हम लोग। ओके ओके। चलिए, ये जीएसटीआर 4 का लास्ट डेट है। 88B में एक हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, याद है आपको, जहां पर कहा था अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ तो उसका भी रिलीफ मिलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट से। मद्रास हाईकोर्ट का, ऐशर मोटर्स, ऐशर मोटर्स। आइसर मोटर्स का, तो वो रिलीफ गवर्नमेंट ने दे दी। चलिए, मुबारक हो। ये जो है, ये 11A, आप बताइए कितना खतरनाक है। ये कह रहा है कि अगर जनरल प्रैक्टिस है अंडर जीएसटी एक्ट, मतलब पूरा इंडस्ट्री 5% फॉलो करता है और डिपार्टमेंट कहता है नहीं नहीं 5% नहीं 12% लगेगा, तो गवर्नमेंट ये मान लेगी 5% ही सही रेट है। The GST Council recommended inserting a new section 11A in GST Act to give powers to the government on the recommendation to allow regularization of non-levy or short levy of GST where tax was being short paid or not paid due to common trade practices. और याद रखिएगा, कॉमन ट्रेड प्रैक्टिसेस में सिर्फ ये रेट्स का ही झमेला होता है, याद रखिएगा। ये नहीं है कि हर कोई अगर आईटीसी ले रहा है 2A से ज्यादा तो वो कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, अलाउ हो जाएगा, ना ना ना, ओनली फॉर रेट्स ऑफ टैक्स। सर इसमें आरसीएम रॉयल्टी वाला भी आएगा क्या? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं आएगा, आरसीएम रॉयल्टी वाला वो सब कुछ नहीं, वो सब डिस्प्यूटेबल रहेगा, ओनली इन केस ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स। ठीक है, शॉर्ट नॉन लेवी भी तो है ना, तो एग्जेम्प्ट वाला नहीं आएगा इसमें आपको से? 11A आ जाने दीजिए, रेट्स ऑफ टैक्स के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, और बाई चांस अगर रेट्स ऑफ टैक्स नहीं लिखा हुआ है तब तो आप, फिर तो ये तो इतना बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया होगा कि सोच नहीं सकेंगे आप। गेमिंग कंपनीज को रिलीफ मिल जाएगा। गेमिंग कंपनीज को ऑटोमेटिकली रिलीफ मिल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। मैंगो पल्प वाला जो केस चल रहा है सर, उसको भी रिलीफ मिल जाएगा ना? हाँ, मैंगो पल्प का बहुत चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो भी चीज़। सर अमित, इसमें क्लासिफिकेशन का इश्यूज में भी रिलीफ मिलेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, वही क्लासिफिकेशन का इश्यू तो है, एचएसएन क्लासिफिकेशन या एसएससी क्लासिफिकेशन का ही तो इश्यू है वो। अच्छा अमित, हाँ जी। मुबारक हो। हाँ जी। गारंटी का आ गया। अब देखो, ये जो 26 अक्टूबर 2023 से इन्होंने डाला, तो इतने नोटिस भेजे कि इतना, इससे पहले वाला टैक्सेबल कॉर्पोरेट गारंटी इन्होंने इसको रेट्रोस्पेक्टिव भी कर दिया कि अगर सामने वाले पार्टी को पूरा क्रेडिट मिलता है तो जितना ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी पे जीएसटी लगेगा, बस। पढ़ देता हूं, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड अमेंडमेंट ऑफ रूल दिस रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस, रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस, ये 1 जुलाई 2017 होना चाहिए ना। हाँ। Issuance of a circular to clarify various issues regarding valuation of services of providing corporate guarantees between related parties. It is inter alia being clarified that valuation under this would not be applicable in case of export of such services and also where recipient is eligible for full input tax credit. इसका मतलब क्या हो गया बाप? Would not be, अगर export of services है
तो कॉर्पोरेट गारंटी का ये इज एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड ऑल्सो वेयर द रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये आएगा तभी पता लगेगा। कंफ्यूजन है अभी, ये क्या लिख दिया है इन्होंने? तो ये पूरा टाइपिंग एरर है। हाँ ये पूरा टाइपिंग एरर लग रहा है। चलिए आने दीजिए फिर। ये आरसीएम वाला, मुझे एक बात बताइए, अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, दोनों रजिस्टर्ड और आरसीएम में है, इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर करेगा। सप्लायर करेगा। सप्लायर करेगा। और अगर सप्लायर और रिसिपिएंट ये अगर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो कौन इनवॉइस इशू करेगा? रिसिपिएंट करेगा। तो अब 16(4) देखिए कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। यहां तो 16(4) एप्लीकेबल होगा, जो होगा वो तो सप्लायर कर रहा है, तब तो जो नॉर्मल लॉ है 16(4) का वही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर रिसिपिएंट इनवॉइस इशू कर रहा है तो किस फाइनेंशियल ईयर का 16(4) एप्लीकेबल होगा? मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस इशू हुआ है। The council recommended to clarify that in cases of supplies received from unregistered suppliers where tax has to be paid by recipient under RCM and invoice is to be issued by the recipient only, the relevant financial year for calculation of time limit for availment of ITC under the provisions of this is the financial year in which invoice has been issued by the recipient. अब मुझे एक बात बताइए, 17-18 का आज मैं इनवॉइस इशू करता हूं 24-25 में, तो क्या मुझे 16(4) एप्लीकेबल होगा या नहीं? नहीं सर, ये प्रोविजन से नहीं होगा। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई कहता है 60 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। जब ये लॉ आएगा तो मुझे लगता है इज द फाइनेंशियल इनवॉइस वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द रिसिपिएंट। वो वर्ड रिक्वायर्ड यहां मिसिंग है। इसका मतलब अगर इसको जैसा लिखा हुआ वैसा पढ़ूं तो मैं 5-5 साल बाद इनवॉइस इशू ना करूं, आरसीएम लगेगा ही नहीं। तो टाइम और सप्लाई के साथ रीड करना पड़ेगा और यहां पर वर्ड एक रिक्वायर्ड भी आना चाहिए था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सर इसमें हाँ इसमें ना सर एक्चुअली रिलैक्सेशन दिया होगा। आगे सब लोगों ने जो लिया था ना आरसीएम का क्रेडिट, हाँ 17, 18, 18, 19, उसके रिगार्डिंग रिलैक्सेशन दिया होगा आई थिंक। ओके ओके। अच्छा ये बाकी ये सब सर्कुलर आने वाले हैं इतने, ये कितने सर्कुलर? 11 सर्कुलर आएंगे। अच्छा 1A, जीएसटी 1A की कहानी। अच्छा लास्ट डेट 1 का क्या है? लास्ट डेट 11 और 13। 13 क्या है? आईएफ सर। अच्छा आईएफ फर्निशिंग फैसिलिटी। ओके। 3B का लास्ट डेट क्या है? 20, 24, 22 किसी का होता है। 20, 22, 23 भी है सर। 23 भी है। चलिए तो ये 11 है, यानी कि 12 से लेकर 19 तक, या 12 से लेकर 21 तक, 12 से लेकर 23 तक, जो भी है, यहां पर आपका 1A खुलेगा। 1A जब नहीं था तो क्या हो रहा था ये डिस्कस करते, तब 1A का फायदा भी समझ में आएगा। हम कुछ नहीं कर पाते सर, नेक्स्ट मंथ में सर करते थे जो भी करते थे। हाँ तो आपने मान लिया अप्रैल का है, जीएसटी 1 आपने फाइल कर दिया 11 तारीख का, और मान लीजिए 3 इनवॉइस छूट गए, तो उसको आप मई में अपलोड करते थे। जब मई में ये 3 इनवॉइस अपलोड करते थे तो वो आपसे इस पे इंटरेस्ट भी मांगते। करेक्ट है? यस सर। अब फायदा 1A से क्या होगा कि आप इस इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बच जाएंगे, क्योंकि उस इंटरमीडिएट पीरियड पे ये 1A खुलेगा और वो सारे इनवॉइसेस आप अपलोड कर दीजिए। करेक्ट है? यस। तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बचेंगे, वो ऑटो पॉपुलेट 3B में हो जाएगा। लेकिन रिसिपिएंट को उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये 1A ऑटो पॉपुलेट होकर 2B में नहीं जाने वाला, याद रखिएगा, क्योंकि 2B 14 तारीख को बन जाएगा। तो इसीलिए ये 1A में जितना भी इनवॉइसेस है, इसका 2B में फायदा वो नेक्स्ट मंथ ही मिलेगा, सेम मंथ नहीं मिलने वाला। ठीक बात? नहीं मिलेगा।
सर यस इसका सर। एक डिसएडवांटेज ये भी तो हो सकता है, जैसे हम लोग कभी कभी वन फाइल कर देते हैं ड्यू डेट पे, हाँ। टैक्स लायबिलिटी बन गई हमारी 20 तारीख को, तो कोई टैक्स चाहेगा चाहेगा तो B2C उसको चेंज कर देगा। क्या क्या फिर से कहो। नहीं सर, गलती से एक्स्ट्रा सेल दिखा दिया गया है। सेल दिखा दिया गया है, तो 100 रिड्यूस तो बनना था, कर सकते हैं 115 ना में दिखा दिया है। तो वरना ये अलाउ नहीं करेगा अमेंडमेंट। नहीं, वही जानना है B2C सर, को। करेगा या नहीं करेगा। करना चाहिए, अच्छा। करना चाहिए। कोई इनवाइस ज्यादा दिखा दिया हमने B2B में, जो कि होना हाँ। नहीं चाहिए। या B2C में ही कम करना है उसको, B2C कम कर देगा वो। अच्छा, आपको याद होगा हम लोग बोलते थे कि ट्राइब्यूनल में जाना है, और मैं ट्राइब्यूनल में जाऊं कैसे? मैं प्री डिपॉजिट करूंगा तो DRC 03 से ही करना होगा। और DRC 03 में याद है अनिमेश, हम लोग बिहार के अफसर से ये पूछे थे, यस सर, यस सर। हैं? तो हाँ, बोलते हम लोग अलाउ कर देंगे, आप लिख लिख के दीजिएगा, बस हम लोग अलाउ। लिख के दीजिएगा, हाँ। हाँ हाँ। अब इन्होंने लॉ में ले आए कि DRC 03 से भी आप प्री डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके सर, एक केस कल ऐसा ही था, कमिश्नर साहब बोल रहे थे, हाँ। अगले ने प्री डिपॉजिट DRC 03 से कर दिया, वो रिजेक्ट कर रहे हैं उसको बार बार। क्यों? अब तो अलाउ हो जाएगा सर ये। अच्छा, हाँ बिल्कुल होगा। अपीलेट का केस है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। एक केस ऐसा है कि जिसमें ना उन्होंने डिमांड को DRC 03 से पे कर दिया, और डिमांड को बैंक में पे अटैच कर दिया गया, तो डबल पेमेंट हो गया उसका, वो उस आदमी का। अच्छा, रिकवरी, और हाँ, रिकवरी भी हो गया, DRC 03 से पे भी हो गया। ये भी हो गया। तो हम लोग अपील में जाके इसको, है ना, महाराष्ट्र का केस, अपील में जाके रिफंड क्लेम कर रहे हैं इसका। रिफंड ना। जी गोपाल जी सर। हैं? गोपाल जी हैं या नहीं है? उन्हीं का हाँ केस? सर, सर नहीं सर। नहीं, आप नहीं, गोपाल जी यूपी वाले नहीं है। नहीं सर, अब जैसे लोग बहुत परेशानी होती थी किन लोगों को अपील फाइल करने समय, तो अब वॉलेंट्री DRC से भी जाकर पेमेंट कर सकते हैं प्री डिपॉजिट। यस। अब सेंट्रल GST में सर ऐसा ही सिस्टम चल रहा था, सेंट्रल GST में सर। जैसे ऑनलाइन अपील फाइल नहीं हो पा रहा है, तो मैनुअल अपील फाइल कीजिए, DRC 03 से पेमेंट कर दीजिए। हाँ, सर ऐसे ये जो बहुत बड़ा रिलीफ होगा, नहीं तो सेंट्रल अभी GST में जो गाड़ी सबको पकड़ डाल। रहे हैं एनफोर्समेंट का, हाँ उसमें हाँ। DRC से ही पेमेंट करवाते हैं सभी को। ओके ओके। हाँ ठीक बात। Sir, this one filing that new invoices can be uploaded after 11th, but there is one silence is on that to be generation date का कुछ बड़ा नहीं। वो नहीं होगा, वो तो बताया मैंने आपको, वो नहीं होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे आपका ऑल इंडिया बेसिस होगा, और सुविधा केंद्र में जाइए और 15 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, 15 से 20 मिनट, मतलब सारा पेपर वर्क हो जाएगा। नहीं और सर, हाँ यहाँ पे हाँ तो कैसा होता है सर कि आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह सब बायोमेट्रिक करवाते हैं ना, तो हाँ। उसके बाद वापस डिपार्टमेंट में वो एप्लीकेशन जाती है, वहां से वापस शो को नोटिस लेते हैं। मतलब फिर भी नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, ये डबल प्रोसीजर है, चलो वहां से तो मांगते ही प्लस इधर मांगते हैं। तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी 15-20 मिनट में, मैंने उनका पूरा खुला, मतलब 15 मिनट में रजिस्ट्रेशन का सारा पेपर वर्क नहीं खत्म। एक भी फेक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अरे, तो उनको कोई रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग इनको गलत दी जा रही है फिर। ये मजेदार है, नया सेक्शन 74A। ओके। अब इसका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, आप बताइएगा। मुझे एक बात बताइए आप, ये है बोनाफाइड, ये है मेलाफाइड। अगर फेक इनवॉइस का केस है तो मेलाफाइड है, सेक्शन 74 में नोटिस इशू होगा। और अगर लॉ का ग्राउंड है, जैसे 16(4) है कि मिलना चाहिए, तो लॉ का वायलेशन है ना, तो वो उसके लिए 73 इशू होगा। लेकिन कुछ ग्रे एरिया है बोनाफाइड और मेलाफाइड के बीच का एरिया। जैसे मैंने फेक इनवॉइस इशू तो किया, लेकिन अपने ही कंपनी को इशू किया है। गोपाल जी आपका वाला केस,
तो क्या वो मेलाफाइड है या नहीं? मिस्टर ए जो बी कंपनी चला रहा है और सी लिमिटेड कंपनी चला रहा है, इसने एक फेक इनवॉइस इशू किया, लेकिन इसने बी लिमिटेड ने आईटीसी क्लेम नहीं किया, कॉमन डायरेक्टर है। तो यस सर, यस सर, मेलाफाइड है, ये मेलाफाइड या बोनाफाइड, ये ग्रे एरिया है। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? तो मैं जी इसको जी जी, ग्रे एरिया मानता हूं कि मान लीजिए इधर आएगा तो ना ये प्योर 73 का केस बनता है, ना ये प्योर 74 का केस बनता है। तो इसमें ये वाला केस आएगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बोला फ्रॉड हो या ना हो, हम आपको एक कॉमन टाइम लिमिट बना रहे हैं 74A, एक नया सेक्शन डाल रहे हैं जिसमें कॉमन टाइम लिमिट होगा, जिसमें फ्रॉड सप्रेशन हो या नहीं। अब ये कॉमन टाइम लिमिट उन्होंने लिखा नहीं है यहां पर। 73 में नोटिस ऑर्डर पास करने का 3 साल है, यहां पर 5 साल है। अब ये 74A इश्यू कर रहे हैं, तो इसका कॉमन टाइम लिमिट क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? मान लीजिए मैं 4 साल मान लेता हूं, 5 साल से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। या 74A में 5 ही साल कर देंगे? 73 का भी लिमिट बढ़ जाएगा सर। फिर 73 का भी लिमिट बढ़ जाएगा। ये रिलीफ है कि है? तो आप मतलब इसमें तो लिखा पनिशमेंट हुआ है सर, नहीं। पनिशमेंट है। अब आप अच्छा एक बात बताइए, अगर 74A आ जाएगा तो क्या 73 74 खत्म हो जाएगा? वो तो बना नहीं ही नहीं सर, रहेगा, वो उससे तो क्या रहेगा ही। मतलब है। तो ये रहेगा, पुराने के लिए भी रहेगा और नए फिर ये तीनों सेक्शन 24 25 ऑनवर्ड चलेंगे क्या? सर जब ये नोटिफाइड होगा तो रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं है, नोटिफाइड होगा। नहीं नहीं, ये 74A तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आएगा, जब भी आएगा प्रोस्पेक्टिव आएगा। अभी क्या होता है, 74 इन्वोक करते हैं हम लोग, कोर्ट में जाते हैं, फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है, 73 में आता है। और डिपार्टमेंट 74A का, अब डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन रहेगा क्या? 73 74A 74, मान लीजिए फ्रॉड हो या ना हो, हम 74A करेंगे, जैसे अभी डिपार्टमेंट मनमानी करता है। और 73 का टाइम जा रहा है तो क्या करे क्या करे, ऐसा करता हूँ 74 कर देता हूँ। अब 73 का टाइम जा रहा है लेकिन 1 साल का टाइम लिमिट और बढ़ा हुआ है, ऐसा ऐसा संभव नहीं है सर, तो फिर बनाना ही क्यों था? जब बना है तो स्पेसिफाइड ग्राउंड भी होंगे। या तो लिख दें कि अगर प्योर फेक केस हो, मेलाफाइड प्योर फेक केस हो तो 74, ग्रे एरिया हो तो 74A। तो ये पूरा जब 74A आएगा तभी पता लगेगा आखिर के वो चाहते क्या है। प्रेजेंटली देर इज अ डिफरेंट टाइम लिमिट फॉर इशूइंग डिमांड नोटिसेस एंड डिमांड ऑर्डर्स इन केसेस वेयर charges of fraud suppression are not involved and cases where these charges are involved. In order to simplify the implementation of these provisions, the GST Council recommended to provide for a common time limit for issuance of demand notices and orders in respect of demands for 24-25 onwards, in cases involving charges or not. Also, the time limit for taxpayer to to avail the benefit of reduced penalty by paying the tax demanded along with interest has been recommended to be increased from 30 days to 60 days. तो ये सर 2024-25 से होगा, हाँ 30 से 60 दिन। सर यस सर, ये जो नए सेक्शन ला रहे हैं, इससे अच्छा जो टाइम लिमिट है 73 74 का, उसको क्यों नहीं अमेंड कर देते थे? मैं अब मैं वही तो इसीलिए मैंने आपको एक ग्रे एरिया का भी एक कॉन्सेप्ट लेके आया। हाँ, जब तक ये 74A आएगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है। क्योंकि वो तो कॉमन टाइम लिमिट दोनों के लिए लिख रहा है, 73 74 के लिए, तो भाई रेलेवेंट सेक्शंस को ही जाके वहां अमेंड कर देना। मुझे तो लगता है इसमें कुछ इश्यूज लिख देंगे ये। हाँ हाँ, देंगे, ठीक है, बोल कुछ कंडीशनल होगा वो। हाँ कुछ इश्यू लिख देंगे कि अगर लॉ का हम्म केस हुआ तो ये यहाँ 74A आएगा, ये इसका केस हुआ तो यहाँ आएगा, ऐसा करके कुछ हम्म लिखेंगे। हम्म देखिए क्या हम्म। होता है। सर वो स्पेसिफिक कुछ आइटम मेंशन कर देंगे। हो सकता है। ये सर जो 30 से 60 दिन लिखा है, ये दोनों के लिए 74 और 73 दोनों के लिए होगा? लगता तो यही है लेकिन तीनों के लिए होगा। अच्छा सर। और ये एक आखिरी B2C जो सप्लाई था जिसमें 2.5 लाख रुपया, इंटर स्टेट B2C सप्लाई में 2.5 लाख रिपोर्ट करता था और स्ट्रिंजेंट बना दिया, बोलता 1 लाख।
इसका पर्पस क्या होता है, ये डिक्लेरेशन सरकार क्या जानना चाहती है? B2C सरकारी सप्लाई। सरकार को अपने टैक्स से मतलब है। आप पहले 2.5 लाख से नीचे का आप डिक्लेयर करते ही नहीं थे तो उनको टैक्स मिलता नहीं था। अब जब इन्होंने लिमिट घटा दी 1 लाख, जो ही आप अदर वाले में भरेंगे 1 लाख, तो उसको ट्रेवल होके टैक्स वहां चला जाएगा। ये गवर्नमेंट ने अपने बंटवारे के लिए व्यवस्था की है, इमीडिएट वो पेमेंट। तो ऑलरेडी है ना सर, B2C में भी तो है ना बंटवारा वाला, तो नहीं, स्टेट बंटवारा वाइज ही तो ऐसे मांगते भी हैं हो ना। रहा है। वही तो स्टेट वाइज ही मांग रहे हैं ना, वो थोड़ी क्वेश्चन है। ये बहुत लॉजिकल सर, सही में इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं इसका समझ आता है। ये बात सही कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इमीडिएट बंटवारा। हाँ, टैक्स टैक्स का ठीक, सही, ये भी हो सकता है। भाई जो B2C में जो आप डालते हैं, वो तो हम्म। साल भर बाद रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल जब मीटिंग बैठती है तब उसका बंटवारा होता है। हम्म। तो ये B2B में क्या है, उसी महीने उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई और हम्म। हर चीज उसकी डिक्लेयर्ड है। तो जब आप यहाँ हम्म। डिक्लेयर्ड अलग से कर दोगे तो उसी महीने उसको राजस्व मिल जाएगा गवर्नमेंट को, उस रिस्पेक्टिव स्टेट को। इसलिए अरे वो तो भाई ऐसा अगर, कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो हम B2C में उसको रिपोर्ट करेंगे तो IGST तो पे करेंगे ना उसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल पे करेंगे, बट ऐसी स्थिति में तो क्या गवर्नमेंट को होता तो है। पता ही चल गया ना सर, सर IGST नहीं नहीं, पेड हो गया पता होता तो है। पता तो जरूर चल गया, लेकिन उसका बंटवारा तत्काल नहीं होता, उसकी मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल में, तब उसको बांटा जाता है। लेकिन जो हम सेपरेट जो दिखाते हैं, B2B जो हम्म। दिखाते हैं, या B2C इंटर स्टेट अलग 2.5 लाख दिखाते हैं, ऐसे हम्म। डिक्लेरेशन का बंटवारा उसी मंथ उसी समय इमीडिएट अच्छा। ऑटोमेटिक चैनल से हो जाता है, वहां कोई मीटिंग नहीं करनी पड़ती। अच्छा। अच्छा नितिन माहेश्वरी जी, यस सर। सर। आपके दो केसेस दोनों निकल जाने चाहिए। आप डिपार्टमेंट में एक बार बात कीजिए ना। यस सर, यस सर, वो वीरेंद्र सर से बात बात करता हूँ कल मंडे। हाँ हाँ, कल बात अभी कीजिए। एक का ऑर्डर तो पेंडिंग रखवाया था सर, जो हाँ रिसेंटली वाला जो हुआ था। हाँ हाँ, उसका तो पेंडिंग यस करवा ही दिया था। यस सर, उसका जो तो ऑर्डर पास हो चुका है उसमें यस सर। 10% ही जमा करना होगा, अगर ट्रिब्यूनल में जाना भी पड़ा तो। सर अभी तो ऑर्डर नहीं किया तो सर अभी तो कर सकता है सर, इस जब तक रोक सकता है नोटिफिकेशन नहीं पेंडिंग। जारी करेंगे तब तक ये पेंडिंग माना नहीं जाएगा। सर, पेंडिंग रख सकता है ना सर, अभी तो पेंडिंग तो कर ही सकता है सर अभी। नहीं नहीं, पेंडिंग तो हो ही चुका है। दूसरा वाला यस जिसका सर। ऑर्डर पास हो गया मैं उसकी बात कर हाँ रहा सर, उसका करना पड़ेगा सर, हूँ। 10%। 10 उसके लिए नहीं वेट नहीं, करना एक बार पड़ेगा ना सर। डिपार्टमेंट में, एक बार अपीलेट अथॉरिटी में बात कीजिए ना एक बार। ओके, रेक्टिफिकेशन के लिए सर। हाँ, देखिए कुछ करता है कि नहीं। राइट सर, सर जाता हूँ सर, पर्सनली मिल के आता हूँ सर उनसे एक ठीक बार ठीक। सबसे। ओके। ओके राइट। और किसी का कोई इशू? सर रेक्टिफिकेशन ऑफ सर ये पैरा GSTR 1 ट्वेंटी के सिक्स लिए। एक बार देखिए ना। हाँ अमित जी बोलिए। सर पैरा 26 में जो बोल रहे हैं कि रिफंड जो एक्सपोर्ट ड्यूटी रिगार्डिंग है, वो क्या बता रहे हैं सर? अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तो आप LUT के रूट से ही जाएंगे, ये कह रहा ठीक है। है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये सर वो हाँ राकेश जी बोलिए। रिवोकेशन। एक मिनट एक मिनट गोपाल जी, राकेश जी बोलिए। हाँ सर, ये जैसे जो हम लोग सबमिशन देंगे तो रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ GSTR 1, तो ये कौन सा रेलेवेंट रूल है या सेक्शन जिसको हम लोग कोट करेंगे सर इसमें, या कोई इंस्ट्रक्शन हो कुछ भी? GST 1 का रेक्टिफिकेशन तो सेक्शन 37 में लिखा हुआ है। अच्छा। फ्रीबी का रेक्टिफिकेशन 39 सब सेक्शन 9 में हाँ। लिखा है। अच्छा। गोपाल जी ठीक बोलिए। है। सर वो रिवोकेशन वाला जो प्रोविजन आया है, वो अगर अगर बंदे का वो जो एम्यूनिटी स्कीम में बंदे ने एक्टिव किया है और वही 16(4) का केस है वो। हम्म। आवाज नहीं आ रही आपकी। गोपाल जी आवाज नहीं आ रही है। किसी और का कोई सवाल? हेलो। हाँ गोपाल जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही। किसी और का कोई सवाल?
अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, आप लोग जितने भी नोटिसेस हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा और ऑर्डर हैं वो सब को एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। जहां पर 16/4 लग रहा है, जहां पर इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी वेव ऑफ हो रहा है, उन सब का स्ट्रेटेजी बना लीजिए और अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कीजिए। ठीक है सर। चले फिर कंक्लूड करें। और कोई सवाल रवि नारायण जी कुछ कहना चाहेंगे? अब कब मिलेंगे? नो नो सर। अच्छा हाँ, आप कब मिलेंगे? हम लोग मंडे से डेली 7:30 मिलेंगे। रियल एस्टेट की क्लासेस शुरू कर रहे हैं सर। मंडे ओनली 1 डे और 2 डेज? मंडे से मंडे से सैटरडे डेली 7:30। मंडे से सैटरडे डेली मतलब एक्सेप्ट संडे हम लोग डेली 6 महीने, आप 6 महीना आप याद रखिएगा, शुरू मतलब 6 महीने तक अच्छा डेली 7:30 6 महीने उससे पहले ये क्लास खत्म होने वाली है। तो हम लोग 4-5 बुक लिख डालेंगे आप लोग के साथ मिलके। और मन तो कर रहा था फीस चार्ज करें आपसे, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे। फिर हम लोग उसमें ना डोनेशन बॉक्स ऑन कर देंगे, इसकी जिसको देना है देगा, नहीं जिसको नहीं देना नहीं देगा, लेकिन डेली रहेगा ये। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलिए।